पद सोपान निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, कार्य के अनुसार पद सोपान। पहला, कार्य के अनुसार पद सोपान। कार्य के अनुसार पद सोपान। दूसरा, प्रतिष्ठा के अनुसार पद सोपान। प्रतिष्ठा के अनुसार पद सोपान। प्रतिष्ठा के अनुसार पद सोपान। तीसरा, कार्य कुशलता के आधार पर पद सोपान। कार्य कुशलता के आधार पर पद सोपान। और चौथा, वेतन के आधार पर पद सोपान। वेतन पद सोपान। वेतन के आधार पर पद सोपान। तो पहला आपने पद सोपान कितने प्रकार के हैं? पहला आपने देखा कार्य के अनुसार पद सोपान। दूसरा आपने देखा प्रतिष्ठा के आधार पर उसमें कितना उसको आनर मिलता है, उस पद को उसके आधार पर पद सोपान की व्यवस्था की गई है। तीसरा आपने देखा कार्य कुशलता, स्किल के आधार पर पद सोपान, स्किल्ड आधारित पद सोपान। नेक्स्ट आपने देखा कि वेतन के आधार पर पद सोपान। ये पद सोपान के इतने स्वरूप हमारे सामने आते हैं। तो अंग्रेजी वाले तेजी से देख लें। द हायरार्की आर द फॉलोइंग टाइप्स। द हायरार्की ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट, हायरार्की बाय टास्क। हायरार्की बाय टास्क। Ranking on the basis of prestiging. Next, ranking based on efficiency. Ranking based on efficiency. Ranking based on efficiency. Next, pay hierarchy। अंग्रेजी वाले ने लिख लिया होगा। अब इनकी एक एक की व्याख्या हम कर लेते हैं। एक एक की व्याख्या करेंगे तो ये क्रम आगे बढ़ जाएगा और हम इसको सुचारू रूप से समझ सकते हैं। पहला आपने लिखा कार्य पर आधारित, इसका इंटरप्रिटेशन या इसकी व्याख्या कर लीजिए। फर्स्ट की व्याख्या है, कार्य पर आधारित पद सोपान का अर्थ। कार्य पर आधारित पद सोपान का अर्थ। कार्य पर आधारित पद सोपान का अर्थ कार्य पर आधारित पद सोपान का अर्थ है कि अधिकारी या कर्मचारी के कार्यों के आधार पर, अधिकारी या कर्मचारी के कार्यों के आधार पर पद श्रृंखला का निर्माण किया जाता है। पद श्रृंखला का निर्माण किया जाता है। पद श्रृंखला का निर्माण किया जाता है। जिस अधिकारी का कार्य बड़ा होता है, जिस अधिकारी का कार्य बड़ा होता है उसका पद भी बड़ा होता है। जिस अधिकारी का कार्य बड़ा होता है उसका पद भी बड़ा होता है। जिस अधिकारी का कार्य पद बड़ा होता है उसका पद भी बड़ा होता है। उसका पद भी बड़ा होता है।
दूसरा, अब सारे की व्याख्या हम एक एक करके कर दे। दूसरा आप लिखिए, पद सोपान का एक आधार पद का होता है। पद सोपान का एक आधार पद का होता है कि वो किस पद पर है, पद का होता है। जो अधिकारी जिस पद पर होता है, जो अधिकारी जिस पद पर होता है, जो अधिकारी जिस पद पर होता है उसी के आधार पर, जो अधिकारी जिस पद पर होता है उसी के आधार पर या उसी के अनुसार, उसी के आधार पर या उसी के अनुसार उसका स्तर निर्धारित होता है। उसी के अनुसार उसका स्तर निर्धारित होता है। उसी के अनुसार उसका स्तर निर्धारित होता है। यह स्थिति प्रायः, यह स्थिति प्रायः सैन्य प्रशासन में देखने को मिलती है। यह स्थिति प्रायः सैन्य प्रशासन में, यह स्थिति प्रायः सैन्य प्रशासन में देखने को मिलती है। यह स्थिति प्रायः सैन्य प्रशासन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, पद सोपान का एक आधार योग्यता और क्षमता होता है। पद सोपान का एक आधार योग्यता और क्षमता होता है। योग्यता और क्षमता होता है। यह पद सोपान, यह पद सोपान औद्योगिक, यह पद सोपान औद्योगिक प्रतिष्ठान में देखने को मिलता है। यह पद सोपान औद्योगिक प्रतिष्ठानों में देखने को मिलता है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में देखने को मिलता है। यह पद सोपान औद्योगिक प्रतिष्ठानों में देखने को मिलता है। यह पद सोपान औद्योगिक प्रतिष्ठानों में देखने को मिलता है, विशेष रूप से निजी प्रशासन में, विशेष रूप से निजी प्रशासन में। विशेष रूप से निजी प्रशासन में। पद सोपान का एक आधार वेतन होता है। पद सोपान का एक आधार वेतन होता है। पद सोपान का एक आधार वेतन होता है। जिसका जितना अधिक वेतन होता है, जिसका जितना अधिक वेतन होता है वह उतने अधिक बड़े पद पर प्रतिष्ठित होता है। वह उतने 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 बड़े पद पर प्रतिष्ठित होता है। अंग्रेजी वाले जल्दी से वो तो सारा अनुवाद कर लेंगे, इसमें समय भी लगता है, फिर भी
मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? पहुंच रही है। किसी ने गुड इवनिंग का संदेश भेजा है। सर सबको गुड इवनिंग। यस यस यस, ओके। द हायरार्की आर, ये तो हो ही गया है। अब फर्स्ट आप लिख लीजिए, वर्क बेस्ड हायरार्की मीन्स, वर्क बेस्ड हायरार्की मीन्स, work based hierarchy means that the rank chain is formed on the basis of functions. Work based hierarchy means that the rank chain is formed on the basis of function of the officer or employee. The officer whose work is bigger, his post also bigger. Next, post hierarchy has a base rank. Post hierarchy has a base rank which is determined according to the position of the officer is in. According to the position of officer is in. This situation is often seen in military administration. Next, one of the base of rank hierarchy is qualification and ability. One of the basis of rank hierarchy is qualification and ability. This rank is seen in industrial establishment, especially in private administration. Next, post hierarchy has a base salary. Post hierarchy is a base salary. The higher salary, the higher the position in the higher rank. Post hierarchy has a base salary. The higher the salary, the higher the position in the higher rank. अब इसको हम एक एक करके समझते हैं। पद सोपान के आधार आपने जान लिए हैं, कार्य के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर, कार्य कुशलता के आधार पर, इफिशियंसी और स्किल के आधार पर। ये हमारी इतनी 4 विशेषताएं हैं, इतने आधार पर पद सोपान का निर्माण होता है। इसको एक एक करके समझते हैं। कार्य पर आधारित क्या है? कार्य पर आधारित
कर्मचारी या जो भी अधिकारी हो, ये मैंने अधिकारी शब्द छोड़ दिया है तो आप उसको समझ लीजिए, अधिकारी और कर्मचारी। संभवतः क्या लिखाया है वाक्य, कोई पढ़ दे। क्विकली, जल्दी से आप करिए। मैंने क्या पहला लिखवाया था पहले पॉइंट में? कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर उसमें लिखवाया था ना, इंटरप्रिटेशन करवाया है, उसकी व्याख्या करवाई है। तो पहला पॉइंट क्या है? सर, कार्य पर आधारित पद सोपान का अर्थ है कि अधिकारी या कर्मचारी के कार्यों के आधार पर पद श्रृंखला का निर्माण किया जाता है। जिस अधिकारी का कार्य बड़ा होता है उसका पद भी बड़ा होता है। बड़ा होता है, गुड, करेक्ट। पहली जो व्याख्या है कि कार्य के आधार पर किसी संगठन में पद सोपान का निर्माण होता है। पद सोपान माने पदों की श्रृंखला, कि उसमें कितने पद हैं, 10 पद हैं, 20 पद हैं। जैसे हमने आपको एक चार्ट दिया है पुलिस महानिदेशक का कार्यालय के लिए, आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रुप में मैंने डाला है, दोनों ग्रुप में, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो कार्य पर आधारित होता है, जिस कर्मचारी या अधिकारी का कार्य जितना बड़ा होता है वो उतने बड़े पद पर का वह उतने ही उसके पास शक्ति अधिक होती है, उसके पास उसी के अनुसार उसमें श्रृंखला का निर्धारण होता है। अब इसको अब एक उदाहरण से समझिए। भारत में संसदीय लोकतंत्र है और भारत में संघवाद भी है, अर्थात शक्तियों का विकेंद्रीकरण केंद्र और राज्य के मध्य में है। संघ सूची के विषयों पर विधि बनाने और प्रशासन करने का अधिकार भारत सरकार को है। राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य की विधायिका या विधानमंडल, राज्य के लेजिस्लेशन और राज्य और उस पर प्रशासन करने का अधिकार राज्य के प्रशासन को है। ये आप स्पष्ट हो गए, क्लियर हो गया मामला? तो ये विकेंद्रीकरण है। तो सबसे बड़ा अधिकार किसको है? केंद्रीय मंत्रिमंडल को और भारत के राष्ट्रपति को। और भारत का राष्ट्रपति कार्य किसके अनुसार करता है? भारत के मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार। और मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा जो अधिकारी है, जो अध्यक्षता करता है, जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष है, जो मंत्रिमंडल का चेयरपर्सन है, वह है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री। तो जब कार्य आधारित हायरार्की बनाई जाती है तो उसमें जिस अधिकारी का जितना का बड़ा कार्य होता है, अब डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण और निर्णय निर्माण प्रशासन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जाता है। और उसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। तो उनका अधिकार सबसे बड़ा है। तो जिसका अधिकार सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़े शीर्ष पर होता है, और वहां पर पदों की श्रृंखला भी बढ़ जाती है। जिस अधिकारी का जितना बड़ा पद, उसके बाद अन्य अधिकारियों का पद उसी तरह उसी अनुपात में नीचे की ओर आता है। इसे आप सब समझ चुके हैं। और कई पद बन जाते हैं। जैसे भारत सरकार में उदाहरण की तरह अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर भारत के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अध्यक्ष हैं उसका उल्लेख किया। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया है वो सारे मंत्रालयों में जाएगा। तो देखिए कैबिनेट के स्तर के कितने मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री के समकक्ष हैं। प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है, तो उसके बाद के सारे मंत्री उसी के साथ खड़े हुए हैं। तो कितने पद हैं? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री, भारी उद्योग मंत्री, सड़क परिवहन राज्य मंत्री, ये सारे पदों की श्रृंखला है। तो जहां पर जिस अधिकारी का सबसे बड़ा पद होता है उसके नीचे वो श्रृंखला उतनी बढ़ती जाती है, क्योंकि विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे कार्यों को हम अलग अलग। इसी के पहले मैं बताया था और आप लोगों ने बड़ा सटीक उत्तर दिया था कि पद सोपान में उत्तरदायित्व तो अधिकार एवं कार्यों का विभाजन हो जाता है। तो उत्तरदायित्व तो अधिकार एवं कार्यों का विभाजन करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के मध्य कार्यों और विभागों का आवंटन और विभाजन कर देते हैं, शक्तियों का विभाजन हो जाता है। तो जिस अधिकारी का कार्य बड़ा होता है उसका पद भी बड़ा होता है। प्रधानमंत्री का पद सबसे बड़ा है, वह मंत्रिमंडल में समन्वय करता है, मंत्रिमंडल के सारे निर्णयों को वही लेने के लिए मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखता है, और उसने जो निर्णय ले लिया
मंत्रिमंडल उसे मानने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल की परंपरा का संसदीय लोकतंत्र में यह स्वस्थ परंपरा है कि प्रधानमंत्री से मतभेद और मनभेद रखने वाला मंत्री मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे के बाहर चला जाए, अन्यथा सामूहिक निर्णय में कोई भी प्रधानमंत्री द्वारा रखे गए प्रस्ताव का प्रतिरोध विरोध नहीं करता है। तो इस उदाहरण से आपने समझ लिया कि जिसका कार्य सबसे बड़ा, वहां पद सोपान भी ज्यादा दिखाई देगा, और जहां पद सोपान और अधिकार अधिक दिखाई देगा, वहां पर जो अधिकारी जितना बड़ा होता है उसका अधिकार भी उतना बड़ा होता है। सबसे बड़ा अधिकारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं। संवैधानिक रूप से तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन समस्त शक्तियों का स्रोत कौन है? प्रधानमंत्री ही है। इसलिए वो वास्तविक कार्यपालिका है, क्योंकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, तो वो सबसे बड़ा है, उसका उत्तरदायित्व भी सबसे बड़ा है, और उसका पद भी बड़ा है, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। दूसरा हमने बताया कि पद पर आधारित, पद के आधार पर भी पद सोपान का या हायरार्की का निर्धारण होता है। पद, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है, वह कहीं जिलाधिकारी रहा है, कहीं पर कमिश्नर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो आईएएस अधिकारी है। उसकी प्रतिष्ठा, उसका अधिकार, उसकी शक्तियां पद पर निर्भर करती हैं। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है तो वह कभी गृह सचिव भी हो सकता है, और कभी खेलकूद विभाग का भी सचिव हो सकता है, और कभी होमगार्ड विभाग का भी सचिव हो सकता है। लेकिन उसकी महत्ता आईएएस होने से निर्धारित है। उसकी महत्ता इसलिए नहीं है कि वो गृह सचिव है, या उसकी महत्ता है कि वो आवास पुनर्वास विभाग, कपड़ा विभाग का सचिव है, कताई बुनाई विभाग का सचिव, रेशम विभाग का सचिव है। उसकी प्रतिष्ठा का कारण उसके पद, उसका पद है। आईएएस चाहे वो होमगार्ड विभाग में हो, या खाद्य प्रसंस्करण विभाग में हो, परती भूमि विकास विभाग में हो, नलकूप विभाग में हो, उसकी महत्ता, उसकी प्रतिष्ठा उसके आईएएस होने पर या ऐसे ही पीसीएस अधिकारी के होने पर निर्धारित होती है। ऐसा आप देखेंगे सेना में मोर्चे पर सैनिक की तरह लड़ता हुआ कर्नल दिखाई देगा, और युद्ध में वो भाग लेते हैं। कर्नल थल सेना के, एडमिरल वायुसेना के, ये सारे लोग जाके सैनिकों का ही कार्य करते हैं, लेकिन पद कर्नल का ही रहेगा, बैच बिल्ला कर्नल का ही रहेगा, अधिकार उतना ही रहेगा। भले वो एक सैनिक, साधारण सैनिक की तरह अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं विदेशी राज्यों से, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा उसके पद के अनुसार होगी, जिसको मैंने दूसरा आपको निर्धारित किया कि प्रतिष्ठा के आधार पर पद सोपान, पद के आधार पर पद सोपान, प्रतिष्ठा पद के आधार पर या प्रतिष्ठा के आधार पर, प्रेस्टीज के आधार पर। तीसरा है कार्यकुशलता के आधार पर। कार्यकुशलता, रैंक बेस्ड ऑन इफिशियंसी। आप कितने कुशल हैं, आप जूनियर हैं सीनियर हैं, यह बात ध्यान में नहीं रखी जाएगी। हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे कॉलेज में जूनियरिटी और सीनियरिटी के आधार पर देखा जाएगा। अगर यह हायरार्की किस पर बनती, कौन अच्छा पढ़ाता है, कौन विद्वान है, कौन बच्चों से ज्यादा कम्युनिकेट करता है, अगर इसके आधार पर होता तो ये हायरार्की नहीं बन पाती। लेकिन जहां पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, जहां पर औद्योगिक इकाइयां हैं, वहां पर एक मैनेजर ज्यादा उत्पादन कर देता है। जैसे किसी बिजली के पावर प्रोजेक्ट का कोई चीफ इंजीनियर है, वह वहां पर जनरल मैनेजर का काम कर रहा है, उसको निर्धारित 2500 मेगावाट उत्पादन करना है उस प्रोजेक्ट को। लेकिन उस प्रबंधक ने 2500 मेगावाट की जगह पर उन्हीं संसाधनों, उन्हीं कर्मचारियों से अगर वह 2700 और 3000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने लगे, तो वो चाहे जूनियर हो या सीनियर, प्रश्न इसका नहीं होता है। ये प्राइवेट संस्थानों में ज्यादा देखा जाता है, यह प्रॉफिट बेस्ड होता है,
लाभ आधारित पद सोपान होता है। जो बढ़िया काम करता है वह चाहे जूनियर हो या बहुत जूनियर हो, सीनियर हो, इस पर नहीं देखा जाता है। चाहे सीनियर हो या जूनियर हो, उसमें कितनी इफिशियंसी है, उसमें कितनी कार्यक्षमता है, उसमें कितनी कार्यकुशलता है, इसी के आधार पर उसका आकलन किया जाता है, कार्यकुशलता के आधार पर। और ये ज्यादातर, और एक अंतिम होता है पद सोपान का आधार वेतन। वेतन जिसका सबसे ज्यादा है वह उतने बड़े पद और अधिकार की शक्तियों का प्रयोग करता है, उसकी प्रतिष्ठा अधिक होती है। तो सामान्यतः जो पद सोपान में दिखाई देता है वह पहला आधार कार्य के अनुसार और कार्यकुशलता के आधार, यह प्रशासन में के पद सोपान का एक सबसे प्रचलित स्वरूप है। अब हम आते हैं कि क्या क्या मेरिट है, क्या क्या डिमेरिट है, इस पर अब हम लोग वार्ता करते हैं। क्या पद सोपान के क्या लाभ हैं? किसी का भी लाभ है, उसका नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष होता है। पद सोपान कहीं बहुत मात्रा में उपयोगी भी है, लेकिन पद सोपान कभी कभी अनुपयोगी भी है, अनुपयुक्त भी लगता है, प्रतीत होता है। तो अब हमें इसके पद सोपान के क्या मेरिट्स हैं, पद सोपान के क्या गुण हैं, इसको देखना है। पद सोपान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण गुण हैं। पद सोपान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण गुण हैं। पद सोपान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण गुण हैं। ये क्या क्या गुण हैं, क्या क्या इसकी मेरिट है? पद सोपान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण गुण है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण गुण है। Following are important properties of hierarchy, या following are the important merit of hierarchy. नियंत्रण की स्थापना। पद सोपान का सबसे बड़ा लाभ होता है कि इससे पद सोपान का सबसे बड़ा लाभ होता है, पद सोपान का सबसे बड़ा लाभ होता है कि संगठन का शीर्ष अधिकारी अपने पूरे विभाग पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल होता है। पद सोपान का सबसे बड़ा लाभ होता है कि संगठन का
शीर्ष अधिकारी माने जो सबसे टॉप पर सबसे बड़ा अधिकारी है, संगठन का शीर्ष अधिकारी अपने पूरे विभाग पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल होता है। इस प्रकार पद सोपान के कारण इस प्रकार पद सोपान के कारण संगठन में आदेश की एकता बनी रहती है। 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 सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए। समझने के बाद हम इसको लिखा देते। सबसे जो आवश्यक है वो ये है कि इसकी पहली जो विशेषता है वो क्या है कि इसमें नियंत्रण की स्थापना होती। किसके माध्यम से? पद सोपान के माध्यम से। संगठन में जब तक नियंत्रण, हमारी कक्षा में नियंत्रण न हो और प्रत्येक व्यक्ति अपनी ऑडियो वीडियो खोल करके और प्रदूषण करे, ध्वनि का प्रदूषण करे, तो क्या ये कक्षा आप तक जो मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं नहीं पहुंच पाएगी? या मैं ही यहीं से माइक बजाने लगूं, कोई दूसरे गीत संगीत बजाने लगूं तो आपको कम्युनिकेट नहीं होगा। आपको कम्युनिकेट तभी, आप पढ़ने के लिए आए हैं और जब तक हम ज्ञान का आदान प्रदान करते रहेंगे तब तक आप उससे जुड़े रहेंगे। तो ये कैसे होता है कि मैं अध्यापक के रूप में इस क्लास के सबसे टॉप मोस्ट पद पर हूं, इस कक्षा में अगर सबसे बड़ा हूं, उम्र में, ज्ञान में, नियुक्ति में, अधिकार में, क्योंकि हमें मानक आधार पर मुझे नियुक्ति हुई है, स्टैंडर्ड के आधार पर, उसके जो नॉर्म्स है उसके आधार पर नियुक्ति हुई, तब तक मैं पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हूं। तो ये मेरे कहने का अर्थ है कि पद सोपान में जब हायरार्की होती है तो सबसे बड़े पद पर होता है वो आदमी पूरे संगठन में नियंत्रण की स्थापना करने में क्या होता है? नियंत्रण की स्थापना करने में वो सफल होता है, वो नियंत्रण की स्थापना कर लेता है। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वहां पर नियंत्रण की स्थापना होती, और जहां पर नियंत्रण की स्थापना होती है वहां पर आदेश की एकता, जो आर्डर है उसमें सिमिलरिटी बनी रहती है। मैं जब पढ़ा रहा हूं तो जितने बच्चे सुन रहे हैं उसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं है। वह आनंद सिंह, अनूप सिंह, पवन प्रजापति, शिवम मिश्रा, बाबू राम, सब तक, जो पूजा, ये अनेक नाम हैं बच्चों के। मैं केवल पार्शियलिटी के लिए और इसके लिए नहीं ले रहा हूं, जो हमको नाम याद हो जाते हैं। तो ये नाम से उनकी प्रियता अप्रियता का आधार नहीं है, मैंने केवल एक उदाहरण दिया। सारे बच्चों तक जा रहा है किसी विभेद से, तो ये मेरा आदेश है। उसका आदेश क्या है? यह फैसिलिटेट है, कम्युनिकेट है मेरा लेक्चर, और बिना विभेद के सब तक पहुंच रहा है। तो ये फायदा किसका है? अध्यापक होने का। अध्यापक यहाँ अधिकार और शक्तियों में अपने विद्यार्थियों पर सबसे ऊपर हूं, इसलिए यह क्लास के हर बच्चे तक ये मेरी बात पहुंच रही है। अगर किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि नहीं हो रही है तो ये कम्युनिकेट सब तक हो रहा है, यह सब तक संप्रेषित हो रही है, मेरी बात हर विद्यार्थी तक, हर छात्र छात्रा तक पहुंच रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संगठन में नियंत्रण की स्थापना है और आदेश की एकता है, यूनिटी ऑफ कंट्रोल है। तो ये जो सबसे बड़ी बात होती है, इसमें आदेश की एकता बनी रहती है। ठीक, ये बात आप समझ गए हैं ठीक से? तो आप इसको लिख लिए हैं कि नहीं? आदेश की एकता बनी रहती है। अंग्रेजी वालों ने नहीं लिखा होगा। आदेश की एकता बनी रहती है। चलिए हिंदी वाले लिखिए। पहला, नियंत्रण की स्थापना।
पद सोपान का सबसे बड़ा लाभ होता है कि पद सोपान का सबसे बड़ा लाभ होता है कि पद सोपान का सबसे बड़ा लाभ होता है कि संगठन का शीर्ष अधिकारी, शीर्ष माने सबसे बड़ा, संगठन का शीर्ष अधिकारी, संगठन का शीर्ष अधिकारी अपने पूरे विभाग पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल होता है, नियंत्रण स्थापित करने में सफल होता है। इस प्रकार पद सोपान के कारण संगठन में आदेश की एकता बनी रहती है। इस प्रकार पद सोपान के कारण संगठन में आदेश की एकता बनी रहती है। Setting up controls, the biggest advantage of hierarchy is that the top officers of the organization, the biggest advantage of hierarchy is that the top officers of the organization is successfully in establishing control over his entire department, Thus, the unity of order is maintained in the organization due to hierarchies. Next, नेतृत्वकर्ता का निर्धारण। नेतृत्वकर्ता का निर्धारण पद सोपान का दूसरा महत्वपूर्ण गुण होता है कि उस विभाग का नेतृत्व किस अधिकारी द्वारा किया जाएगा, यह निर्धारित कर दिया जाता है। पद सोपान का दूसरा महत्वपूर्ण लाभ होता है कि विभाग का
या, और स्पष्ट करने के लिए, विभाग का या संगठन का, विभाग का या संगठन का नेतृत्व किस अधिकारी द्वारा किया जाएगा यह निर्धारित कर दिया जाता है। 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 तो दूसरा इसका लाभ हो गया नेतृत्व का निर्धारण। पद सोपान का दूसरा महत्वपूर्ण लाभ होता है कि विभाग या संगठन का नेतृत्व कौन करेगा इसका निर्धारण कर दिया जाता है। पद सोपान की सबसे बड़ी विशेषता कि कौन नेतृत्व करेगा यह निश्चित कर दिया जाता है। किसके द्वारा विभाग का नेतृत्व किया जाएगा, संगठन का नेतृत्व कौन करेगा यह निश्चित कर दिया जाता है। तो उसमें कंट्राडिक्शन, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। मान्य हो जाता है कि नरेंद्र भाई मोदी ही प्रधानमंत्री हैं और सत्तारूढ़ दल के नेता हैं, तो कोई प्रतिस्पर्धा उनको चुनौती देने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए ये इफेक्टिव कार्य करते हैं। ये आधारित काम जिलाधिकारी का एक व्यक्ति का निर्धारण कर दिया गया, वही जिले का जिलाधिकारी का प्रभार देखेगा। लीडरशिप डिटर्मिनेशन, लीडरशिप डिटर्मिनेशन, another important advantage of hierarchy, another important advantage of hierarchy is that the department or organization is headed by which officer it is determined, यह निश्चित कर दिया जाता है, डिटरमाइन कर दिया जाता है कि कौन करेगा नेतृत्व। तो इससे क्या होती है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब एक ही सत्ता है और उस सत्ता का कोई चुनौती देने वाला नहीं है, तो प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक अधिकारी उस आदेश का पालन करने के लिए विवश होता है। उसके पास कोई समानांतर सत्ता नहीं होती है। तो इसलिए पद पर बैठा हुआ वह प्रशासनिक अधिकारी निर्भ्रांत रूप से, बिना संशय के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी प्रकार की दुविधा के वह प्रशासन को सफलतापूर्वक संचालित करता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा लाभांश होता है कि वहां पर एक ही अधिकारी है। और वो कौन अधिकारी होगा, भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा निर्धारित कर दिया जाता है। भारत का प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होता है संसदीय दल की बैठक में, विधायक दल की बैठक में निर्धारित कर दिया जाता है। फिर सारे मंत्रिमंडल के सदस्य उसके नीचे होंगे। तो ये क्या है, वहां पर नेतृत्व निर्धारित कर दिया जाता है। जिलाधिकारी कौन होगा इसको मुख्यमंत्री निर्धारित कर देगा, तो कोई दूसरा व्यक्ति जिलाधिकारी के शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। पुलिस अधीक्षक कौन होगा यह निर्धारित कर दिया जाता है। विजय खत्री इलाहाबाद प्रयागराज जनपद के जिलाधिकारी होंगे, ये उत्तर प्रदेश शासन ने निर्धारित कर दिया है। तो कोई दूसरा व्यक्ति उन शक्तियों का उपयोग नहीं करेगा। तो लीडरशिप पद सोपान में पहले से ही घोषित कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है। सत्ता का प्रत्यायोजन, सत्ता का प्रत्यायोजन पोस्ट में समझने के लिए लिख लीजिएगा सत्ता का विभाजन। सत्ता का प्रत्यायोजन इस शब्द से आप परिचित हैं। प्रत्यायोजन मैंने आपको बताया था, कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ बच्चों को ये याद होगा। बड़ा अधिकारी अपने शक्तियों को अपने से छोटे अधिकारियों में स्थानांतरित देता है। हाँ बिल्कुल, पावर ट्रांसफर कर, हाँ पावर ट्रांसफर ऑफ पावर।
शक्ति का विभाजन, जिसे क्या कहते हैं, प्रत्यायोजन कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डेलीगेट पावर का प्रयोग करना, शक्तियों को विभाजित करने में। ठीक, गुड, बढ़िया है। पद सोपान का एक अन्य लाभ होता है कि संगठन में बड़ा अधिकारी अपने से कनिष्ठ अधिकारी को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित या उसमें न्यस्त कर देता है। परिणाम स्वरूप प्रशासन का कार्य सफलतापूर्वक संचालित होता है। पद सोपान का एक अन्य लाभ होता है, पद सोपान का एक अन्य लाभ होता है कि संगठन में बड़ा अधिकारी अपने से कनिष्ठ अधिकारी को, कनिष्ठ माने जूनियर, अपने से ठीक निचले अधिकारी को, कनिष्ठ अधिकारी को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित माने उसको दे देता है या उसमें न्यस्त कर देता है, टस्ट कर देता है। न यह श आधा न्यस्त कर देता है, न्यस्त कर देता है। परिणाम स्वरूप प्रशासन का कार्य सफलतापूर्वक संचालित होता है। अब ये कैसे सफलतापूर्वक संचालित होता है इसको समझ लें। जिला अधिकारी अपने अधिकतम शक्तियों को उप जिला अधिकारी एसडीएम में, डीएम अपनी अधिकतर शक्तियों को एसडीएम में न्यस्त कर देता है, उसको दे देता है, सौंप देता है। अब प्रत्येक जिला अधिकारी एक है और तहसीलें अनेक हैं। एक जनपद में प्रायः 7, प्रयागराज बड़ा जनपद है तो यहाँ तहसीलों की संख्या ज्यादा है। छोटे जनपदों में सामान्यतः कम से कम 3 या 4 तहसील है, तो हर तहसील में जिलाधिकारी नहीं पहुंच सकता है। अगर वो पहुंच भी सकता है तो किस क्षेत्र में क्या समस्या है उसकी जानकारी उस क्षेत्र के अधिकारी ही जानते हैं। तो ऐसे में जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी को अपनी शक्तियां विभाजित करके अपनी ही शक्तियों को, अपने अधिकार और शक्तियों को उसमें दे देता है, सौंप देता है। तो जब सौंप देता है तो वो कार्य वहां पर आसानी से हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो उस तरह आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं बताऊं, जैसे एक है आईपीसी कहते हैं, वो मौलिक विधि है, उसमें अपराध आवाज नहीं आ रही है। कुछ बीच में रुकावट आ गई थी फोन के कारण, इसके लिए सॉरी। तो मैं आपको बता रहा था कि सबसे बड़ा इसका प्रत्यायोजन का लाभ होता है कि जिलाधिकारी अपनी शक्तियों को कहां दे देता है, उप जिलाधिकारी को दे देता है। उप जिलाधिकारी को दे देता है तो कार्य आसान हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि एक अधिकारी पर अधिक दबाव नहीं होता है, और इसको क्या कहते हैं तकनीकी भाषा में,
सत्ता का विकेंद्रीकरण। पूरी सारी शक्तियां, सारे पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने पास नहीं रखता है, बल्कि वह अपनी एक जनपद की विभिन्न तहसीलों में कार्य करने वाले उप जिलाधिकारी को वह शक्तियां विभाजित कर देता है, आवंटित कर देता है। तो इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि प्रशासन का कार्य सफलतापूर्वक संचालित होता है। मैं आपको बता रहा था, उसी में फोन आ गया। आईपीसी और सीआरपीसी दो विधियां हैं। आईपीसी कहते हैं इंडियन पेनल कोड को, जिसमें अपराध की परिभाषा की गई है। इस अपराध के विरुद्ध कैसे प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए, इसके लिए सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अपराध प्रक्रिया संहिता विधि है। उसमें एक सेक्शन है जिसे हम लॉ में 1, 2, 3 जब ये श्रृंखला बनाते हैं कि धारा 1 में क्या है, धारा 2 में क्या है, अंग्रेजी में उसे सेक्शन कहते हैं। तो एक सेक्शन होता है 135, न्यूसेंस। अगर किसी व्यक्ति ने अकेले रास्ता बंद कर दिया है और उससे हजारों लोग गांव के आते जाते हैं, या शहर में है या गांव में कहीं भी, तो ये जिला अधिकारी की शक्ति है कि उसको तत्काल प्रभाव से उस व्यक्ति को जिसने रास्ता रोका है, रास्ते को सकरा कर दिया है, उसके विरुद्ध दंडनात्मक कार्रवाई करें। इसको 135 कहा जाता है, सीआरपीसी। यह जिलाधिकारी ने इस शक्ति को अपने उप जिलाधिकारी में बांट दिया है। तो उप जिलाधिकारी में बांटने के कारण अब जहां पर भी, जिस तहसील में भी अगर इस प्रकार का न्यूसेंस, लोक अपदूषण, इसकी हिंदी की गई है लोक अपदूषण, कहीं पर भी यह लोक अपदूषण उत्पन्न होता है, न्यूसेंस क्रिएट होता है, तो जिलाधिकारी के इस शक्ति का प्रयोग उप जिलाधिकारी कर देता है। तो ये इसी तरह प्रधानमंत्री से लेकर ग्राम प्रधान तक ये छोटी छोटी शक्तियों का जो विभाजन है, विकास की शक्तियों का विभाजन है, इसको हम प्रत्यायोजन विधायन के नाम से जानते हैं। यह अक्सर वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारी को अपनी शक्तियां प्रदान करता है। हिंदी वालों ने लिख लिया है ना, कि हिंदी वालों को भी लिखाना है? हो गया सर, हो गया है। इंग्लिश वाले लिख लें, डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन ऑफ पावर, another advantage of the hierarchy is that the senior officer in the organization, delegation of power, another advantage of the hierarchy is that the senior officer in the organization delegates his power to an officer junior to him. As a result, the work of administration is conducted successfully. Is conducted successfully. Is conducted successfully. Delegation of power, another advantage of the hierarchy is that the senior officer in the organization delegates his power to an officer junior to him. As a result, the work of administration is conducted successfully. ये इसका फायदा है, सबसे बड़ा लाभ है। अब 2-3 केवल और लिखाना है, 2 चीज है उसमें, कोऑर्डिनेशन होता है एक, और इसके 2 डिमेरिट हैं, उस पर वार्ता करके कल मैं अगले चैप्टर में प्रवेश करूंगा, और आपको फिर नए अध्याय पर हम लोग वार्ता शुरू करेंगे, और कल इसका